हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? ऑल ओके? चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा आप लोगों के सामने क्लियर हो रहा है, आपको दिख रहा होगा मेरे भाई। आज का जो टॉपिक है हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज नाबार्ड एंड पीएसएल। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में हाल फिलहाल देखने को सवाल मिले थे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं आज के सेशन पे कैसे क्या चीजें रहने वाली हैं। और मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उतना आपके बेहतर तरीके से क्लियर रहा होगा। ओके, क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं सेशन को। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाबार्ड एंड पीएसएल। पहले हम लोग नाबार्ड के बारे में स्टडी करेंगे, देन फिर हम लोग पीएसएल के बारे में स्टडी करेंगे। नाबार्ड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12th ऑफ जुलाई 1982। जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12th ऑफ जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इट वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ क्रैफे कार्ड। एक कमिटी थी, उस कमिटी का नाम था क्रैफे कार्ड कमिटी। और इस कमिटी के जो हेड थे इनका नाम था वी शिवरमन। इनकी अध्यक्षता में इस कमिटी को बनाया गया था और इन्हीं की रिकमेंडेशन पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म ध्यान से याद रखना, नेशनल बैंक, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक नहीं है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है ये? दूसरा पॉइंट, कब ये स्टैब्लिश्ड किया गया था? आंसर बनता है 12th ऑफ जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को। तीसरा पॉइंट, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये बना था? तो आंसर बनता है क्रैफे कार्ड कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था। किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे? क्रैफे कार्ड कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ओके। चौथा पॉइंट, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो वी शिवरमन। वी शिवरमन इस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। यहां तक आई होप क्लियर होगा। ओके, अब जरा एक और पॉइंट समझने की बहुत जरूरत है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रैफे कार्ड। क्रैफे कार्ड का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रैफे कार्ड? गाइस किसी को भी आइडिया? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रैफे कार्ड? हो सकता है शायद एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आंसर यहां पर बनेगा कमिटी टू रिव्यू, कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट, committee to review the arrangements for institutional, for institutional, ध्यान सुनिएगा, कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, रूरल डेवलपमेंट। Committee to review arrangement, committee to review the arrangement for what? For institutional credit, committee to review arrangement for institutional credit for एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब मैं आपको ब्रेक करके इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग खुद से इसको याद कर पाए, जल्दी से इसको लर्न कर लो, जल्दी से मेरे भाई। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मन में एक दो बार पढ़ लो इसको। फटाफट फटाफट मेरे भाई, मन में एक दो बार पढ़ लो इसको।
या बोल बोल के करो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट, 3 मिनट, जैसा हम लोगों ने अभी हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे, ठीक है। कमिटी टू रिव्यू अरेंजमेंट, committee to review arrangement for institutional credit, okay, for institutional credit for agricultural and rural development, for agricultural and rural development, clear है भाई, for agricultural and rural development, कमिटी टू रिव्यू अरेंजमेंट, ठीक है। इस कमिटी की रिकमेंडेशन पे यहां पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब ध्यान से समझने की हमें कुछ चीजों को जरूरत है, अब वो क्या है जरा देखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहां से निकल के आता है कि अभी हम लोगों ने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे बना था, हिल्टन यंग कमीशन, ओके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी, एसबीआई। नाबार्ड, ये किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे बना है, वी शिवरमन कमिटी, वी शिवरमन, ओके, वी शिवरमन कमिटी, ये नाम याद रखना है। एसबीआई एडी गोरेवाला कमिटी, एडी गोरेवाला। पेमेंट बैंक किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना, उषा थोरात कमेटी। पेमेंट बैंक नचिकेत मोर कमेटी, ये याद है आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिल्टन यंग कमीशन, एसबीआई एडी गोरे वाला कमेटी हो गया, ठीक है। नाबार्ड आपका ये बी शिवरमन कमेटी हो गया नाबार्ड। पेमेंट बैंक हो गया नचिकेत मोर कमेटी, और स्मॉल फाइनेंस बैंक ये आपका उषा थोरात कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, ओके। किसान क्रेडिट कार्ड, एक और ये आ गया, किसान क्रेडिट कार्ड, वेल डन मेरे दोस्त। किसान क्रेडिट कार्ड ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये किस कमेटी की स्कीम आई थी, किसान क्रेडिट कार्ड। तो वो यहां पर बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे, जिनको याद होगा उनको पता होगा। वेल डन अंकित, वेल डन प्रेरणा, वेल डन रजत। नाबार्ड क्रेफिकार्ड कमेटी, क्रेफिकार्ड कमेटी के हेड यहां पर रहे थे वी शिवरमन। आरवी गुप्ता कमेटी, ओके, ये आपको याद रखना है। हाल फिलहाल की कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड कमेटी बता देता हूं। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज रिलेटेड कमेटी जो बनी है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रिलेटेड जो कमेटी बनी है, इसके हेड कौन है, सुदर्शन सेन, ओके। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रिलेटेड जो कमेटी बनी है, इसके हेड कौन है, एनएस विश्वनाथन, एनएस विश्वनाथन, ओके, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक रिलेटेड कमेटी, पेमेंट बैंक और स्मॉल, नहीं नहीं पेमेंट बैंक नहीं, यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक रिलेटेड जो कमेटी बनी है, इस कमेटी के हेड कौन है, यूनिवर्सल बैंक, यूनिवर्सल बैंक मेरे भाई, श्यामला गोपीनाथ, श्यामला गोपीनाथ। एक कमेटी और अभी हाल फिलहाल बनाई गई थी, जो लार्ज एनबीएफसी हैं उनको बैंक में कन्वर्ट करने रिलेटेड एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के हेड का नाम क्या है, पीके मोहंती, पीके मोहंती। ये सारी चीजें आई होप करंट अफेयर जो मॉर्निंग में देख रहे होंगे उनको ये सारी कमिटीज के बारे में बेहतर तरीके से पता होगा, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम इन कमिटीज के बारे में आप लोगों को पढ़ाया है कि ठीक है। अब जरा आते हैं मुद्दे की बात पर। नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड की स्थापना हो गई। नाबार्ड जब इनिशियली सेटअप हुआ था तो कितने करोड़ रुपए की कैपिटल के साथ हुआ था, नाबार्ड वाज सेटअप विद इनिशियल कैपिटल ऑफ रुपीज 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ इसको स्थापित किया गया था। अच्छा एक कमेटी और रह गई डिजिटल लैंडिंग को लेकर, एआरसी हो गई, अच्छा डिजिटल लैंडिंग, एक कमेटी और है डिजिटल लैंडिंग को लेकर, जयंत कुमार दास। ये करंट अफेयर का पार्ट है ये पांचों, जयंत कुमार दास, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड इज फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें आरबीआई का कोई भी स्टेक नहीं है, आरबीआई का कोई भी स्टेक नहीं, कितना भी स्टेक नहीं है। जो टोटल का टोटल स्टेक है वो किसका है, नाबार्ड में जो ओन कर रखा है, नाबार्ड आज के वक्त में बात करें टुडे फुल्ली ओन्ड बाय, मतलब 100% जो कैपिटल है इसमें वो भारत सरकार की है, ठीक है। नाबार्ड में जो 100% कैपिटल है वो किसकी है मेरे भाई, भारत सरकार की है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये नाबार्ड की सब्सिडरी है, आपको कितनी दिख रही है यहां पर, 5। मैं आपको अभी 2 और पढ़ाऊंगा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ये न्यू कंटेंट एडिट है तो इसकी हिंदी नहीं है मेरे दोस्त, ये वाला आप पढ़िए जरा, बाकी ये वाले की तो हिंदी यहां पर है आपके लिए अवेलेबल।
नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन चिंतला गोविंदला राजलू हैं। चिंतला गोविंदला राजलू ये वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन हैं। ओके, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का 2-3 मिनट लो, इसको रीड कर लो जल्दी से, फिर मैं आता हूं मुद्दे की बात पर, समझाता हूं। आईबीपीएस क्लर्क में पूछा था ये, अरे वाह, बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। और दो क्या है वो भी बताता हूं, रुक जाओ, सब बता रहा हूं, डोंट वरी। नेपकॉन्स की बात करेंगे। नेपकॉन्स, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज इज फुली ओन्ड सब्सिडरी, मतलब इसमें 100% कैपिटल नाबार्ड की है। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ नेम याद करने, इनमें दिमाग नहीं लगाना है आपको। नाबार्ड सबसे पहले आगे आपका नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको कि हम लोग नेपकॉन्स बोलते हैं, फुली ओन्ड सब्सिडरी है नाबार्ड की, ठीक है। 2003 में इसको क्रिएट किया गया था, 2003 में। ये मैं एडिशनल बता रहा हूं, अब हर किसी की जरूरी नहीं है, अपने को सिर्फ इतना याद रखना है, नेपकॉन्स, नेपकॉन्स नाबार्ड की सब्सिडरी है। जितनी भी कह सकते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड, उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, उन सभी क्षेत्र में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए यहां पर नेपकॉन्स को बनाया गया था। क्लियर है? नेपकॉन्स नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज इज अ फुली ओन्ड सब्सिडरी प्रमोटेड बाय नाबार्ड, is engaged in providing consultancy in agriculture, rural development and allied services. क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट, नेव वेंचर्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्या है? नेव वेंचर्स लिमिटेड। तो नेव वेंचर्स लिमिटेड भी एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है, मतलब इसमें भी 100% कैपिटल किसकी है? नाबार्ड की है, ठीक है। नेवेंचर्स क्या है? ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आर्म है नाबार्ड की, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आर्म। ये फूड एंड एग्रीकल्चर, बायोटेक के क्षेत्र में, एगटेक के क्षेत्र में, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में, फिशरीज के क्षेत्र में काम करती है। लेकिन मेरे लिए मुद्दे की बात यह है, नाबार्ड की टोटल कितनी सब्सिडरी है? नाबार्ड की टोटल मिलाकर सब्सिडरी कितनी है मेरे भाई? नाबार्ड की टोटल मिलाकर सब्सिडरी कितनी है? 7 है। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी कौन सी होगी? नेपकॉन्स। सबसे पहले कौन सी होगी? नेपकॉन्स। दूसरी यहां पर कौन सी होगी? नेव वेंचर्स लिमिटेड। दूसरी कौन सी होगी मेरे भाई? नेव वेंचर्स लिमिटेड। क्लियर है? तीसरे पे आते हैं हम लोग नेबफिन पे, नेबफिन, नेबफिन लिमिटेड, ठीक है। नेबफिन लिमिटेड, ये भी क्या है सर? इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड। ओके, 19, मतलब सिंपल शब्दों में हम लोग बोले तो ये याद रखना है, नेफिन्स लिमिटेड क्या है? इट इज अ सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड। और भी इसमें मतलब स्टेक है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का है, कैनरा बैंक का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है। तो मतलब ये 100% ओन्ड नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये याद रखना जरूरी नहीं है कि ये 100% ओन्ड है कि नहीं है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये एक सब्सिडरी है। और देखो, इट इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। अब समझ में आया? आरबीआई की एक, ये आरबीआई ने मतलब इसको लाइसेंस दिया है एज अ एनबीएफसी काम करने के लिए। और ये जो है एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, मतलब ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट, ए बी एफ एल। ए बी एफ एल, या इसको हम लोग बोलते हैं नव समृद्धि।
क्या बोलते हैं हम लोग इसे, नव समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड, या ऐसे बोलते हैं एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। नव समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड या एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, इसको दोस्त अभी 1997 में बनाया गया था। या तो इसे आप बोलिए नव समृद्धि, ठीक है। नव समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 ऑन 17th ऑफ फेब 1997। या इसका नाम दूसरा आप लोग याद रखेंगे, एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, ABFL। वैसे आप अगर नाबार्ड की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको इसका नाम मिलेगा नव समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड। पहले इसका नाम होता था एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। 1997 में इसको मेरे दोस्त बनाया गया था, और ये RBI के साथ एक रजिस्टर्ड NBFC है। ओके, क्लियर है दोस्त। इसमें नाबार्ड का भी स्टेक है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का भी है, तेलंगाना का भी है, कैनरा बैंक का भी है। तो ऐसे मिलाकर अगर हम लोग बोले तो ये फुली ओन्ड नहीं है। सर प्लीज सर स्टॉप स्मोकिंग। भाई कौन स्मोकिंग कर रहा है यार? तुम्हारे घर तक क्या धुआं जा रहा है, ऐसी बात कर रहे हो यार? खिड़की बंद कर लो, धुआं आ रहा है तो। सब्सिडरी डिटेल्स में याद करनी नहीं, आपको नेम याद करने हैं, आपको नेम याद करने हैं। ओके, नेक्स्ट नव किसान। नेक्स्ट क्या मेरे भाई, नव किसान, नव किसान फाइनेंस लिमिटेड। ओके, पहले इसको एग्री डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जानते थे, एग्री डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के नाम से। अब इसको बोलते हैं नव किसान फाइनेंस लिमिटेड। ओके, इसको भी 1997 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, और ये भी नाबार्ड की सब्सिडरी है। इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु गवर्नमेंट, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, फेडरल बैंक, इन सभी का मेरे दोस्त मतलब और भी इसमें ये है स्टेक है, इसलिए फुली ओन्ड नहीं है। ठीक है, ये दोस्त फुली ओन्ड नहीं है। और ये भी क्या है कि इसको भी RBI ने एज अ NBFC बोला है, मतलब ये भी NBFC है। ओके, अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या, जरा समझने की कोशिश करना। चलो, सर आपको खांसी हुई तो इसलिए मैंने बोला, अच्छा कल को मेरी मम्मी खांसेंगी तो तुम बोलोगे आंटी हुक्का पीना बंद कर दो, है? बारे वाह मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेपकॉन्स हो गया, ठीक है। दूसरा नव वेंचर्स लिमिटेड हो गया, नवफिन हो गया, ABFL हो गया, या तो हम लोग नव समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड याद रखेंगे, या फिर मेरे भाई नव किसान हो गया। ओके, नव किसान, ये आपको नेम याद करने, बस नेम याद करने हैं। अब ये कितनी हो गई टोटल, टोटल कितनी हो गई सर? ये 5 हो गई। नेक्स्ट लिखिएगा नव संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट मेरे दोस्त एक है नव संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड। नव संरक्षण हिंदी में आप पढ़ेंगे तो यूं लिखा रहेगा नव संरक्षण, और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यूं लिखा मिलेगा नव संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड। 100% कैपिटल इसमें नाबार्ड की है। 100% कैपिटल इसकी किसकी है? नाबार्ड की है। नव संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है सर? ये नाबार्ड की एक सब्सिडरी है। ये बस अपने को याद रख के चलना है। क्लियर है? नव वेंचर्स हो गया, नेपकॉन्स हो गया, कौन कौन सी हो गई हमारी? नव संरक्षण हो गया, नेपकॉन्स हो गया, नव वेंचर्स हो गया। ठीक है, अगला लिखिएगा नैप फाउंडेशन, नैब फाउंडेशन। ठीक है, अगला है मेरे भाई नैब फाउंडेशन। नैब फाउंडेशन, नैब फाउंडेशन की बात करते हैं तो ये भी एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है नाबार्ड की। फुली ओन्ड, फुली ओन्ड, 100% कैपिटल इसमें नाबार्ड की है, फुली ओन्ड। सर हो चुका है ये तो, कैसे हो चुका है? अभी नाबार्ड पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग। नैब फाउंडेशन कहां हुआ? यहाँ नैपकॉन्स हुआ है, नैब वेंचर्स हुआ, नैबविन हुआ, ABFL, ये नव किसान हुआ है। नव संरक्षण भी फुली ओन्ड है, नव संरक्षण भी फुली ओन्ड है। तो टोटल मिलाकर कितनी सब्सिडरी हो गई? 7 हो गई। अच्छा, RBI की टोटल मिलाकर कितनी सब्सिडरी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की RBI की कितनी सब्सिडरी है? 4 है। नाबार्ड की कोई पूछेगा कितनी सब्सिडरी है तो आंसर क्या बनेगा सर? 7 है। नाबार्ड की 7 है। 7 कौन कौन सी है? नैपकॉन्स है, नैपकॉन्स है, नव वेंचर्स हो गया, ठीक है,
नव वेंचर्स, सॉरी नव संरक्षण, ठीक है, नव फाउंडेशन हो गया, नव किसान हो गया, नव समृद्धि हो गया। तो ये आपको याद रख के चलनी, एक भी स्किप नहीं करना। लिख के नहीं लाया तो ये दो नहीं लिख के लाया हूं बस, ये दो भी लिख के ले आऊंगा, कल बता दूंगा इसको। ये दो नई एडिड है मेरे भाई, एक नव संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, एक नैब फाउंडेशन। क्लियर है? क्लियर है भाई? ये नैब फाउंडेशन 2019 में बना है, 2019 में, 2019 में, अगस्त 2019 में नैब फाउंडेशन को बनाया गया है। नैब फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 2019 में, 2019 में। जल्दी से इतना रिवाइज कर लो। और ये जो नव संरक्षण ट्रस्टी कंपनी है 2020 में बनी है। अभी बनी, हाँ अभी बनी है भाई। ये जो नव संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड है, ये आपकी 2020 में बनी है। नैब फाउंडेशन आपकी 2019 में। क्या यार छोटू, कौन सी सिगरेट लेकर आया? खांसी ज्यादा हो रही है, कल दूसरा फ्लेवर लियो यार। चलो ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है? ओके। नैपकॉन्स हो गया अपना, नैप वेंचर्स लिमिटेड, नैपविन, एबीएफएल, नव किसान। आप सही है। फुली ओन्ड सब्सिडरी 4 है, हाँ जी, जितनी मैंने फुली ओन्ड बताई है उतनी फुली ओन्ड है, जितनी फुली ओन्ड नहीं है वो मेरे भाई क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे। चलो अब देखो, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमिटी, एक और अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमिटी। ये किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे स्थापित हुआ था? तो आंसर बनता है नरसिम्हन कमिटी की रिकमेंडेशन पे इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, नरसिम्हन कमिटी। और असल में अभी हाल फिलहाल अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ वक्त पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि एक व्यक्ति है जिनका निधन हो गया है, एक व्यक्ति है जिनका भी हाल फिलहाल निधन हुआ है, और उन्होंने तो इंपॉर्टेंट कमिटी को लीड किया था। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है सर? एम एस नरसिम्हन, एम एस नरसिम्हन, नरसिम्हन, एम एस नरसिम्हन ने दो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, इनको लीड किया था। किसी को आइडिया है वो दो कमिटीज कौन सी थी मेरे भाई? यार एम एस नरसिम्हन नहीं थे, उनका नाम मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या है। उसे अभी छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो, मैं एग्जैक्ट इनके बारे में इंफॉर्मेशन बताऊंगा, अभी छोड़ दो इस वाले को। अभी आप इतना याद रखो, नरसिम्हन कमेटी याद रख लो। नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे 2 अक्टूबर 1975 को मेरे भाई ये स्थापित किया गया था। जब आरआरबी की बात करें तो शुरुआत में जब आरआरबी बने थे तो कितने टोटल आरआरबी बने थे? टोटल कितने आरआरबी बनाए गए थे टोटल आरआरबी? तो आंसर बनता है सर 5। कौन कौन से थे? मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवाड़ी, हरियाणा, जयपुर, मालदा। मुरादाबाद गोरखपुर ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, भिवाड़ी हरियाणा हो गया, जयपुर आपका मालदा हो गया। तो ये आपको याद रख के चलने हैं। ओके, कौन कौन से, या मतलब शुरुआत में जब इनिशियली 5 आरआरबी बने थे तो वो 5 आरआरबी कौन से थे? तो मेरे भाई मुरादाबाद गोरखपुर, भिवाड़ी, जयपुर, मालदा। मुरादाबाद गोरखपुर, भिवाड़ी, जयपुर, मालदा। ओके, क्लियर मेरे दोस्त? क्लियर है इतना सभी के? एक बार जरा स्टार्टिंग से फिर दोबारा देख लेते हैं हम लोग यहां पर कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो अक्टूबर 1975 को। किसकी रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना हुई थी? तो आंसर बनता है सर नरसिम्हन। ओके, नरसिम्हन की रिकमेंडेशन पे, नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना की गई थी। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेगा सर, शुरुआत में कितने आरआरबी बने थे? तो आंसर बनता है सर शुरुआत में 5 आरआरबी बनाए गए थे।
कौन कौन से आरआरबी बने थे? मुरादाबाद बना था, गोरखपुर में बना था भाई, मुरादाबाद में बना था, गोरखपुर में बना था, ओके, और भिवाड़ी में बना था, जयपुर में बना था, मालदा में बना था। ठीक है, अब जरा सुनना ध्यान से, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो व्यक्ति जिनका निधन हुआ इनका नाम है एम नरसिम्हन, एम नरसिम्हन। इन्होंने दो इंपॉर्टेंट कमिटी जो लीड करी थी, उन एक कमिटी थी कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम 1991, ओके, और एक थी कमिटी ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, कमिटी ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म 1998, ओके। तो दोस्त, कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम 1991, इस कमिटी की बात करते हैं, एम नरसिम्हन ने इसको हेड किया था। कमिटी ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म 1998, इस कमिटी को भी मेरे भाई एम नरसिम्हन के द्वारा हेड किया गया था। क्लियर है? और इन व्यक्ति का अभी हाल फिलहाल निधन हो गया है। ही वॉज 13th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आरबीआई के 13वें नंबर के गवर्नर थे। क्लियर दोस्त? ही वॉज 13th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सारे इनके वक्त के दौरान इनिशिएटिव लिए गए थे, जो हमारे देश में अगर हम लोग बोले तो एक बीओपी क्राइसिस रहा था। हम लोग फॉरेन ट्रेड पढ़ते हैं, उसमें हम लोग बीओपी पढ़ेंगे, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। उस दौरान जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट है, इसी दौरान मेरे दोस्त लेकर आया गया था। ओके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सर, इज ही स्टिल अलाइव? अभी हाल फिलहाल इनका निधन हो गया है। ठीक है, अब मुद्दे की बात पर आते हैं यहां पर हम लोग। आई होप ये क्लियर होंगे। अब जरा नेक्स्ट देखना। स्टार्टिंग की बात करते तो प्रथमा बैंक वाज द फर्स्ट आरआरबी ऑफ इंडिया। सबसे पहला जो बैंक था, ये फर्स्ट आरआरबी था। फर्स्ट आरआरबी जो था वो प्रथमा बैंक था। 2 अक्टूबर 1975 को बना था मुरादाबाद में। इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक। इस लाइन का मतलब अभी समझ में नहीं आएगा, पहले मैं अगला स्लाइड कराता हूं, वो देखते हैं। जो ये आरआरबी होता है, रीजनल रूरल बैंक, इसमें जो हिस्सेदारी होती है किसी भी स्टेट में हो, तो उसमें केंद्र सरकार की, आपके एग्जाम का क्वेश्चन बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 50% होती है, स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ये 15% होती है, और स्पॉन्सर बैंक जैसे इलाहाबाद ग्रामीण बैंक, ठीक है, एसबीआई स्पॉन्सर कर रहा है, उसमें एसबीआई की कैपिटल होगी। भाई, बैंक से सपोर्ट करने का काम क्या है? एसबीआई का है। तो ऐसे में मेरे भाई एसबीआई स्पॉन्सर बैंक होगा, किसी में कैनरा स्पॉन्सर बैंक होगा। ठीक है, ये समझ में आया मेरे दोस्त स्पॉन्सर बैंक का मतलब? स्पॉन्सर बैंक का मतलब समझ में आया? अरे, आप लोगों ने देखा नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी ओपन करूं और उसमें स्पॉन्सर कोई दूसरा कर रहा हो, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट हो, तो वो स्पॉन्सर हो गया। जैसे होता नहीं, आईपीएल को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आईपीएल में कैपिटल किसका है, तो ये स्पॉन्सर होता ही नहीं होता मेरे भाई। समझ में आया? प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, इसकी बात करते हैं। तो जब ये बना था भाई, दैट टाइम इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक, बट टुडे इट इज स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, बट टुडे इट इज स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक। ओके, तो प्रथमा बैंक वाज द फर्स्ट आरआरबी ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 को बना था। इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक तब, अब बट टुडे इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द पंजाब नेशनल बैंक। ओके, और जो शेयर कैपिटल होता है आरआरबी में, वो किसका होता है मेरे भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और स्पॉन्सर बैंक का 35% होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मेरे भाई इतना? प्रथमा बैंक है अभी, बिल्कुल है मेरे दोस्त।
इतना रीड कर लो जल्दी से, ये स्टेक पूछा जा चुका है। बेटा जितना मैंने नाबार्ड और ये कराया है, सर आज ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हो यार, कितने तो आराम से पढ़ा रहा हूं, ये भी फास्ट लग रहा है। ठीक है, डन। ये नाबार्ड क्लियर है आपके? नाबार्ड की सब्सिडरी क्लियर है, टोटल 7। रीजनल रूरल बैंक क्लियर है। आरआरबी, आरआरबी शुरुआत में 5 बने थे। कौन स्पॉन्सर बैंक है, कौन सा पहला बैंक है, कैपिटल का वाइफरकेशन क्या है, क्लियर है। अब आते हैं यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, क्या सर ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं? डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी में पूछा गया। इवन कौन सा एग्जाम है जिसमें कि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया? ओके, अब हम लोग एक एक करके सारी चीजों को जरा देखते हैं। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएसएल? आरआरबी कौन से एक्ट में है? आरआरबी एक्ट 1976। आरआरबी एक्ट 1976। अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएसएल? आपके अकॉर्डिंग पीएसएल का मतलब क्या? मैं एट प्रेजेंट हाउ मेनी आरआरबी। अच्छा, अगर मैं एज पर आरबीआई वेबसाइट बात करूं तो जो मुझे अभी शो हो रहे हैं जो टोटल, इट इज 43। ओके, जिसमें कि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को शेड्यूल में शामिल किया है, सेकंड शेड्यूल में, बट अभी के लिए एज पर आरबीआई वेबसाइट टोटल 43। व्हाट इज द मीनिंग अकॉर्डिंग टू यू गाइज अबाउट पीएसएल? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इम्पोज सेक्टर टू लोन देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब मॉनेटरी पॉलिसी कराऊंगा तो मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ क्वेश्चन यहां से तुम्हारे लिए बनेंगे। ओके, चलो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, एक एक चीजों को ध्यान से समझते हैं। अच्छा यार दोस्त, किसी के घर में ऐसा है जैसे कि जो बीच का है, बीच का मतलब जैसे ना हम बड़ा है ना ही वो छोटा, वो बीच का है। जैसे मैं हूं, मेरे भाई, हम 4 बहन भाई, 2 बहन 2 भाई। ठीक है, 2 बहन 2 भाई, तो मैं तीसरे नंबर का हूँ। 2 मेरे से बड़ी बहनें हैं, मैं तीसरे नंबर का हूँ, मेरे से छोटा भाई है। ठीक है, हाँ सर, मैं भी हूँ। ठीक है, हम वो लोग हैं दोस्त जो डेप्राइव्ड हैं। डेप्राइव्ड मतलब हम लोग पिछड़े हुए हैं। आप लोगों को पता है, ये बात पता होगी। कभी ऐसा देखा आप लोगों ने, जैसे कि रिश्तेदार आते हैं, जब रिश्तेदार आते हैं मेरे भाई, जब कभी भी रिश्तेदार आएंगे तो सबसे पहले उनके लिए, अरे अंकल आ गया, आंटी आ गई, नमस्ते करो, पैर छू, अरे आंटी नमस्ते, आंटी अंकल नमस्ते, नमस्ते 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 नमस्ते। ठीक है, अब जैसे ही मेरे दोस्त ऐसा सीन होता है तो मम्मी पापा बैठ के बात कर रहे हैं, उधर से अरे आशीष पानी लेकर आना। मैंने कहा ठीक है भैया, आ रहे हैं, पानी लेकर आ रहे हैं। अरे बेटा आशीष चाय लेकर आना। हाँ बेटा आ रहे हैं। ठीक है, मैं और मेरी दूसरे नंबर की जो बहन है वो मेरे दोस्त, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है, अरे बेटा आशीष नमकीन लेकर आना।
जो छोटे वाले होते हैं, अरे ये तो छोटा भाई है, इससे क्या काम कराओगे, अरे ये तो बड़ी दीदी दीदी है, बड़े बड़े बड़े, इनकी तो इज्जत करनी है तुम लोगों को, ठीक है। ये जो बीच बीच वाले बेचारे नहीं होते मेरे भाई, इनकी शकल देखा करो, ऐसे लगेंगे मेरे दोस्त ये गरीब से लगेंगे शकल से, ठीक है। यही लगता है कि भाई साहब नौकर घर से निकाल दिए हो, यही गरीबी में मेरे दोस्त नौकर का काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसा होता होगा मेरे दोस्त, देखो इसको दिल पे मत ले जाना सर, अपने घर में काम करना नौकरी नौकर थोड़ी होता है, लेकिन दोस्त मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा ही होता होगा, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता, सच बताओ, प्रैक्टिकली बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता भाई। जो अब देखो एंड की बात होती है, जब रिश्तेदार आ गए चले गए, जब जो रिश्तेदार आ गए खाना पीना खा लिया तब तक ठीक है, बट इस दौरान एक काम और होता है, बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है, कि जब ये जाने को होते हैं तब बोलते हैं यहां पर, ये बहुत अच्छी चीज, अरे बेटा तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है? मैंने कहा ठीक है अभी बुलाता हूँ। तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? मैंने कहा अरे रुको अभी बुलाता हूँ। मतलब समझना बात को मेरे दोस्त, जब बारी होती है, कि जब बारी होती थी छोटेपन में कि सेवा करने की, तो भाई साहब बीच के लोगों की सेवा के लिए बुलाया जाता था। लेकिन जब बारी होती थी कि वो जा रहे हैं, चलो बेटे को बुलाओ बेटी को बुलाओ, उनको भाई ऐसा होता नहीं होता कि उनको देना होता कि चलो ठीक है दे के जाना है, तो अरे बड़ी बेटी का, अरे लाडो बहुत बढ़िया, अरे छोटा बेटा, अरे ये तो अपना सबसे छोटा है खोटा है। तो भाई सब हम यूं ही खड़े हुए हैं, यूं ही खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं भाई, जी साहब जी, जी साहब जी, ए भाई कुछ देना भाई, मतलब नॉर्मल चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसा होता नहीं होता भाई, होता होगा भाई, जब छोटे थे तब दिमाग में ऐसे ही चलता था। अब की बात करें, अब तो चलो ठीक है। फिर मेरे पिताजी बैठे हुए थे, तो मेरी माता जी बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा यार दिस इज नॉट अ राइट थिंग यार, ये रिश्तेदार बहुत बेकार है यार, ये मेरे घर में ना कहीं फूट डलवा देंगे, मेरे दो बच्चों का विकास तो प्रॉपर होगा, मेरे दो बच्चों का विकास प्रॉपर नहीं होगा। तो दे डिसाइडेड कि अब जो भी आएगा जो भी आएगा उनमें से पहले हमको दिया जाएगा, अब जो भी आएगा पहले हमको दिया, क्यों? क्योंकि हम पिछड़े हैं, समझ रहे हो मेरे भाई, हमारा पूर्ण विकास नहीं हुआ, पूर्ण डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हम पिछड़े हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा मेरे दोस्त, तो पहले हमको दिया जाएगा। जरा लॉजिक समझना, मेरी मम्मी और पापा ने क्या किया है कि वो लोग जो कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, जिनको जिनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ओके, तो इनके इनको यहां पर इनका जरूरी है डेवलपमेंट करना, तो ऐसे में जो भी आएगा उसमें से पहले इनको दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ये वाली बात? समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? कुपोषित है, बस कुपोषित है। अबे वो पिछड़, वो वाले डेवलप अंडर डेवलप की बात नहीं कर रहा हूं, कुपोषित है। वो वक्त गया जब ऐसे हुआ करते थे, अब तो मेरे भाई हम लोग अदरक हो गए। ओके क्लियर है इतना? लिटिल लिटिल। अब देखो और भी बढ़िया समझाता हूं, मेरे को सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट समझाना, उसके बाद टॉपिक तुम लोग खुद समझ जाओगे। ये तुम्हारा भाई है, टन्नन, 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 ये तुम्हारा भाई है, ओके। ये कौन है? मैं हूं मेरे पापा की कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, नहीं फैक्स, नहीं जेरोक्स, नहीं टेलेक्स या कंप्यूटर की कॉपी। मैं हूं मेरे पापा की कार्बन कॉपी, माय फादर एंड आशीष गौतम। मेरे पापा ने कहा बेटा आशीष, ये तुम्हारे पास 100 रुपए हैं। तुम्हारे पास कितने रुपए मेरे भाई? ध्यान से सुनिएगा, थोड़े अलग हो गए। हाँ सही है ना, पापा से लगना चाहिए ना कि मैं बेटा हूं। 100 रुपए दिए थे, पापा कहते हैं मेरे भाई इसमें से बेटा 100 रुपए में से ना तुम्हें एक काम करना है कि 40 रुपए पूजा पे खर्च करने हैं। ओ मेरे भाई पापा, मैंने गले लगा लिया, मेरे पापा भाई तुमसे अच्छा तो कोई है नहीं है। मतलब फिर तो भाई मैं उछलने लगा, मतलब पापा ने क्या बोला, मतलब पापा ने परमिशन दे दी। फिर तो मेरे भाई पापा ने परमिशन दे दी, फिर तो आग लगा देंगे, फिर दिक्कत क्या आ रही है मेरे दोस्त। पापा ने 100 रुपए दिए, 100 रुपए में से बोला कि 40 रुपए बेटा तुम्हें पूजा पे खर्च करने हैं। अब अपन भाई, मैंने कहा अरे भाई, उधर से पूजा मुस्कुरा रहे, इधर से हम मुस्कुरा रहे, पूजा करती चलो ना। मैंने कहा चलो भैया, दिक्कत क्या, नेकी और पूछ पूछ, बिठाए बाइक पे, 20 रुपए का पेट्रोल डलवाए, 10 रुपए के गोलगप्पे का, 10 रुपए की चाउमीन का, बन गई अपनी डेट। भाई गरीब लोगों की डेट ऐसी होती थी ना, बन गई मेरे दोस्त। अब यार दोस्त, शाम को पिताजी आए और पूछते बेटा और कैसे हो? मैंने कहा पापा सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है भाई, उस टाइम ऐसे यूं थे बिल्कुल। अब पापा ने परमिशन दे दी, फिर क्या दिक्कत आ रही है। अब पापा आए, बेटा और पप कैसे हो? मैंने कहा पापा सब बढ़िया चल रहा है, और बताइए, आप बताइए कैसे चल रहा है? मैंने कहा बस मैं भी बढ़िया हूँ। पापा ने ऐसे बोला, तो मैंने तुम्हें कल 100 रुपए दिए थे। मैंने कहा हाँ पापा दिए थे, तुमने मेरे को, मैं मंदिर गया था और मैंने पूछा पंडित जी से कि दान दक्षिणा कुछ आशीष करके गया है कि नहीं करके गया है। तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुल, मैंने कहा दान दक्षिणा करके गया है कि नहीं गया?
मैंने पापा मतलब समझ में नहीं आया। भाई पापा ने बोला था ना पूजा पे खर्च करना। ओ माय गॉड, पापा बोल रहे थे भगवान की पूजा पे खर्च करना, और मैंने शर्मा जी की पूजा पे कर दिया मेरे दोस्त। समझ रहे हो शर्मा जी की पूजा पे खर्च कर दिए। तो मतलब यहां पर ये था कि पापा ने तो उस टाइम लोटपोट कर दिया, लोटपोट कर दी कि बेटा ये तो तुमने रायता फैला दिया। अब पापा दे कि भाई बिछा बिछा के मार रहे हैं। पापा ने कहा मेरे से बेटा 100 रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन 100 रुपए में से तुम 40 रुपए कहां करोगे, भगवान की पूजा पे खर्च करोगे। इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम इसको दोस्त मना नहीं कर सकते हो। मेरी बात पे गौर फरमाइएगा। मेरे पिताजी ने बोला कि अगर भगवान की पूजा पे खर्च करने तो करने। मेरे भाई मैं कौन होता हूं ना खर्च करने वाला, अगर नहीं करूंगा तो डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे मेरे भाई। तो मेरे फादर ने बोल दिया कि तुम्हें इसमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आउट ऑफ 100 रुपीज यू हैव टू स्पेंड 40 रुपीज टू भगवान की पूजा। ओके, ये तुम्हारी प्रायोरिटी है और ये प्रायोरिटी तुम्हें सेट करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया सिर्फ एक सेक्टर से, भगवान की पूजा से। अब जरा देखना, जैसे माय फादर की बात करते आरबीआई, और मैं बात कर लूं बैंक। अब मैं बैंक मेरे दोस्त लोन दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, लोन दे रहा हूं। भाई लोन देता हूं कि नहीं देता, आप बताओ मेरे भाई, लोन देता हूं कि नहीं देता। नौटंकी हो बड़े वाले आप। अरे नहीं यार, ये कमरे के अंदर तक का है, कमरे के बाहर नहीं हूं ऐसा। तभी तो मैं पैक करके रहता हूं कि ऐसा नहीं भापा बाहर सुन रहे हो। समझ रहे हो, बाहर निकलूं और भाई साहब रियलिटी में किदे घुसे किदे लात। मतलब समझो ये आरबीआई है, ये बैंक है। अच्छा मुझे बताओ बैंक लोन देता है कि नहीं देता, बैंक लोन देता है कि नहीं देता। देर आर टू टाइप ऑफ पर्सन, एक अंबानी और दूसरा बंबानी मेरे भाई। एक अंबानी, अंबानी टाइप मतलब बहुत अमीर लोग, हम जैसे गरीब लोग, बंबानी टाइप मेरे भाई। बैंक किसको लोन देगा, अंबानी को कि बंबानी को, सोचो प्रैक्टिकली। बैंक किसको लोन देगा, अंबानी को कि बंबानी को मेरे भाई। अंबानी का लोन का अमाउंट महंगा है कि मतलब ज्यादा बड़ा है, कि बंबानी के अमाउंट बड़ा है मेरे दोस्त। ऑब्वियसली अंबानी, मतलब उन लोगों को जो उनको हायर इंटरेस्ट देंगे। ऑब्वियसली बैंक के लिए इनकम क्या है, उसकी इंटरेस्ट। तो बैंक क्या करेंगे, ऐसे कैपिटलिस्ट लोग जो कहीं ना कहीं दोस्त अच्छी अपनी पहुंच रखते हैं, या यूं कहें वो एक ह्यूज अमाउंट लोन लेने को तैयार हैं, तो ऐसे में इनको लोन दिया जाता है। तो ये हम जैसे लोग जो हैं बंबानी टाइप के हैं, जिनको घर बनाने के लिए पैसे की जरूरत है, जिनको छोटे छोटे मझले उद्योग लगाने के लिए पैसे की जरूरत है, जिनको कहीं ना कहीं बच्चों को मेरे दोस्त विदेशों में भेज के या घर पे पढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरे भाई, ऐसे लोग, किसी महिला को पैसे की जरूरत है, किसी दिव्यांग को पैसे की जरूरत है मेरे भाई, तो वो क्या करेंगे। किसी किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है, किसी किसान को मेरे भाई खेती करने के लिए पैसे की जरूरत है, क्या उनको लोन मिलेगा, क्या उनको लोन मिलेगा, बताइए मुझे, बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे भाई। प्रैक्टिकली देखिए, अब ये रूल नहीं बने हैं, क्यों बैंक लोन देगा, क्यों इनके चक्करों में पड़े यार, क्यों इनके चक्करों में पड़े, हमें क्या मतलब डेवलपमेंट से। लेकिन आरबीआई जो था ना मेरे दोस्त, इस आरबीआई की आंखें खुल गई। तय वक्त पे मेरे भाई इस आरबीआई की आंखें खुल गई। इन्होंने क्या कहा कि अब जो तुम लोन दोगे, जो तुम लोन दोगे, वो मेरे भाई जो ये सेक्टर है जिसको कि तुम लोग तवज्जो नहीं दे रहे हो, इन सेक्टर्स को आपको मैंडेटरी पहले लोन देना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपए लोन दे रहे हो तो आउट ऑफ 100 रुपीज 40% जाएगा इन सेक्टर्स को, जिनको बोलते प्रायोरिटी सेक्टर। क्या बोलते प्रायोरिटी सेक्टर, समझ में आया। इनको क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्रायोरिटी सेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब क्या हुआ सर, प्रायोरिटी सेक्टर में पहले लैंडिंग करना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहलाती है। तो क्या ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी। अगर कोई बैंक ऋण दे रहा है तो उसको अपने ऋण का 40% प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। अब ये कौन से सेक्टर होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, लेकिन मेरा जो समझाना है वो समझ में आया कि नहीं आया, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। बजाय एक तबके का डेवलपमेंट होता रहे, बाकी के तबके मेरे दोस्त अंडर डेवलप रहे, तो जरूरी है कि कुछ ऐसे रूल्स या रेगुलेशन बनाए जाए जिसमें कि इस तबके का भी पूर्ण विकास हो। और ये तबका तो खुद में मेरे दोस्त विकास कर ही रहा है, और ये तबका विकास करेगा तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पे भी तो मेरे दोस्त फर्क पड़ेगा। एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए, ये सभी अगर ये तबका भी अगर कहीं ना कहीं इसका डेवलपमेंट होगा तो दोस्त ओवरऑल विकास होगा इकोनॉमी का। तो इसके लिए यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रूल लेकर आए गए कि पहले प्रायोरिटी सेक्टर में उधारी दोगे, लैंडिंग करोगे, देन फिर जो भी अमाउंट है जहां जैसे चाहो वैसे दे सकते हो। समझ में आया।
सर एनबीएफसी देगा, मैंने अभी बैंक तो पढ़ा है नहीं, ये भाई अपना 40% एनबीएफसी पे आ गया है। ये बैंक का एग्जाम देने जाएगा ना, पहले पहुंच के पूछेगा सर रिजल्ट आ गया, सर रिजल्ट आ गया, हाँ हाँ बेटा रिजल्ट आ गया, तू घर जा बेटा, तू घर जा, रिजल्ट आ गया, तू सेलेक्ट हो गया, तू पीओ बन गया बेटा, मेडिकल करा तू, बस जा जा, जा बेटा, हो गया तेरा तो काम है। अरे भाई रुक जा, नेक तनिक रुक जा। शादी की लड़की देखने जाएगा नहीं, पहले नहीं पंडित जी लड़की बाद में देखेंगे, पहले फेरे डलवा दो, उसके बाद ही मतलब देखेंगे। भाई मेरे रुक जा, हर चीज का एक सिस्टमेटिक तरीका है, उस सिस्टमेटिक तरीके को देख लो, उसके बाद सब बताऊंगा, दिक्कत क्या आ रही है यार। मुद्दे की बात पर आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएसएल? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको रीड करो डेफिनेशन को, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। एक से एक बढ़िया हो, वाह बेटा अंकुश बहुत बढ़िया। सर चैट ऑफ कर दीजिए, मेरे लिए थोड़ा टफ होता है चैट ऑफ करना, असल में मैं ऑफ कर दूंगा तो होगा क्या कि इनके क्वेश्चन आते हैं, आवाज नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, ऑडियो नहीं आ रही है, तो इनको लगता है मेरी तरफ से नहीं आ रही है, और दिक्कत इनकी तरफ से होती है। लिमिट 40% होती है, अभी बताऊंगा। अब जरा समझना, इस डेफिनेशन को ना हम लोग डिकोड करते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल इज एन इंपॉर्टेंट रोल, भाई इंपॉर्टेंट तो है ये, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक इंपॉर्टेंट रोल है, गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने दिया है। किसको दिया है? बैंक को दिया है। किसको दिया मेरे भाई? बैंक्स को दिया है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज एन इंपॉर्टेंट रोल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज एन इंपॉर्टेंट रोल गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बैंक्स, किस चीज के लिए? फॉर प्रोवाइडिंग स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ बैंक लेंडिंग। अब जो बैंक लेंडिंग है, या यू कहें कि जो बैंक का लोन है, लोन अमाउंट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में वो इतने का लोन देंगे, बैंक लैंडिंग है, या जो टोटल लोन अमाउंट है, मेरी बात को गौर फरमाइएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज एन इंपॉर्टेंट रोल गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बैंक, किस चीज के लिए? कि वो अपनी बैंक लैंडिंग का या लोन का एक स्पेसिफाइड पोर्शन क्या करेंगे? स्पेसिफाइड पोर्शन मतलब अगर ये 100% है तो आउट ऑफ 100, मतलब अगर ये 100 रुपए है मेरे भाई, तो आउट ऑफ 100 रुपीज ये 40% कहां पर देंगे? प्रायोरिटी सेक्टर में देंगे, या यू कहेंगे मेरे भाई कुछ स्पेसिफिक सेक्टर हैं, टोटल मिलाकर 8 हैं, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर हैं, उनमें लैंडिंग करेंगे, इसी ही को बोलेंगे यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। पीएसएल एक पोर्शन है जो कुछ प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है छोटी कंपनी को अपग्रेड करने के लिए। ये वाली लाइन हटा दो, छोटी कंपनी को अपग्रेड करने के लिए, बस इतना समझ लो, पीएसएल एक पोर्शन होता है, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है। ओके, ये फिक्स होती है, हाँ जी ये फिक्स होती है। डेवलपमेंट के लिए, या डेवलपमेंट के लिए मतलब क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को दिया है, किस चीज के लिए? कि आपको अपने स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ बैंक लैंडिंग, बैंक लैंडिंग अगर 100 रुपए है तो उसका स्पेसिफिक पोर्शन कितना होगा? 40%। किसको देना पड़ेगा? कुछ फ्यू स्पेसिफिक सेक्टर को, उनको हम लोगों ने प्रायोरिटी सेक्टर बोल दिया, लाइक एग्रीकल्चर, लाइक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। क्यों क्यों ऐसा क्यों? ऑलराउंड इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, बजाय ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही तबके को पैसा, एग्रीकल्चर 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 पैसा दिया जा रहा। सरकार ने बोला है अभी लॉकडाउन के दौरान कि भाई एमएसएमई को ही पैसा देना है, तो क्या बाकियों को नहीं पैसा देंगे? नहीं देंगे क्या? सारा का सारा इनको दे दो मेरे भाई, बाकी सब क्या है? तो ऑलराउंड डेवलपमेंट की जरूरत है ना, ऑलराउंड डेवलपमेंट की। तो ऐसे में मेरे दोस्त प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रूल लेकर आए गए। ओके, सारे बैंक क्या सेलेक्टेड? ऑल बैंक्स। हिंदी में नहीं है लो, ताकि सब लोग डेवलप कर सके, ना कि सिर्फ रिच और रिच होते रहें। माही जी यहां रिच रिच का मतलब नहीं, यहां पर ये मतलब है ऑलराउंड इकोनॉमी का डेवलपमेंट। ओके, सभी बैंक्स नो डिनाइज होती है पीएसएल। भाई क्या लिख रहे हो, समझ में नहीं सर। एमएसएमई बेटा रुक जाओ, ठहरो, रुको, सब्र करो। प्राइवेट बैंक भी है भाई, प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक को छोड़ के स्मॉल फाइनेंस बैंक, सबको देना है, सबको देना भाई।
टोटल मिलाकर 8 प्रायोरिटी सेक्टर हैं। तुम लोगों को पता है तुम्हारी जो भाभी है विदेश में, जो भाभी है उनका नाम क्या है? बताओ फटाफट से। मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना मेरे भाई, तुम्हारे विदेश में जो भाभी उनका नाम क्या है? गैब्रिप। और जो हिंदुस्तान में इंडिया में उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? पूजा। अरे वाह, तुम्हें सब पता है मेरे भाई। एक और थी मेरे भाई, वो पहले रही थी, इनका नाम तो सीमा। हम कुछ नहीं करते थे, ये एचआर में जॉब करती थी, इन्होंने तवज्जो नहीं दी। इन्होंने कहा पहले कुछ बन के दिखाओ, हमने कहा ठीक है बन जाएंगे मेरे भाई। तो ये जो एचआर है ना, एचआर में दोस्त सीमा है ना, ये एचआर में काम करती है। एचआर मतलब समझते हो ना, कंपनीज वगैरह में एचआर डिपार्टमेंट उसमें। तो ये सीमा है किसमें काम करती है? एचआर में काम करती है। सीमा किसमें काम करती है? एचआर में। तो एचआर सीमा याद रहेगा, एचआर सीमा। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर और अदर्स। ओके, टोटल मिलाकर 8 प्रायोरिटी सेक्टर जो आपके सामने हैं। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर एंड अदर्स। इसको जरा रीड करिए, जरा इसको रीड करिए, इसको याद करिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। निम्न में से कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है? नहीं है। पहले तो कुल मिलाकर कितने प्रायोरिटी सेक्टर हैं? 8 हैं। और कौन सा पार्ट नहीं है ये पूछ लेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। तो टोटल मिलाकर 8 के नाम रटने पड़ेंगे। सिर्फ ट्रिक याद रखो, एचआर सीमा, ओ मिलाकर अदर्स अलग से याद कर लेना। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन। ओके सर, कुछ काम नहीं था कि गर्लफ्रेंड बनाने के अलावा? यार ये हाइपोथेटिकली चल रहा है। आई एम नॉट कन्हैया टाइप लड़का, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ, मोहब्बत सब करते हैं, दूसरे टाइप का नहीं है टाइप है हम भैया, कि मोहब्बत सब करते हैं। मोहब्बत आप भी मोहब्बत करते हो, हम भाई सिर्फ अपने काम से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि यहाँ बेवफाई नहीं मिलेगी। बाकी चित्र में बेवफाई पूरी उम्मीद है मेरे दोस्त मिलेगी। ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं मिली मेरे भाई, मिलेगी। ठीक है, तो अपना बेवकूफ कटवाने से बेहतर है कि भाई काम में मन लगाया जाए। क्लियर है? ये सब बैंक को किस रेट पर वापस करने होते हैं? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। क्लियर है ये? पीएसएल अभी बैंक्स देते हैं? हाँ देते हैं। चलो, क्लियर हो गया ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। टोटल मिलाकर कितने सेक्टर है? टोटल मिलाकर कितने सेक्टर हैं? टोटल मिलाकर 8 है। कौन कौन से सेक्टर है मेरे भाई? फटाफट फटाफट यार, देख के मत बोलना, नोटबुक में मत देखना, यूं करके देख रहा अच्छा हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा नहीं। आंखें से आंखें मिला के मेरे दोस्त देखिए जरा, ठीक है? हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर और अदर्स। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसएल? पीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसएल? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि आरबीआई ने बैंक्स के लिए बोला है कि आपको अपने जो टोटल लोन है उसका एक सर्टेन परसेंटेज, यानी कि 40% इन 8 सेक्टर को पहले देना है, इसके बाद लोन के तौर पर देना है, इसके बाद आप बाकी का कहीं भी किसी भी क्षेत्र में दीजिए। नाबार्ड की बात करते हैं तो कब इसकी स्थापना की गई थी? नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ? फटाफट बताओ यार, नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था? नाबार्ड 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 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। ओके बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, आरआरबी किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था? आरआरबी किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था? आरआरबी, आरआरबी नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। अच्छा, ग्राफिक कार्ड की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक कार्ड की फुल फॉर्म क्या है? बताओ ना। ग्राफिक कार्ड की फुल फॉर्म क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ग्राफिक कार्ड? टाइप करो अब जल्दी से, कमिटी टू रिव्यू दी, फटाफट बताओ मेरे भाई। सर इतना टाइप नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ लेना, याद कर लेना, मन में बोल लो, बस उसी से मेरा काम हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये याद कर लिया होगा, आई होप सारी चीजें यहां तक क्लियर होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है, पहले ये बता दो, फिर मैं दूसरी चीज पे आऊंगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इस डेफिनेशन को पढ़ लो, ये ऑफिशियल वेबसाइट से है। सर जूम करो, पहले से पढ़ो माइक्रो को।
अदर्स में क्या है बताएंगे मेरे भाई? अदर्स में भाई मेरा जिंदगी का अनुभव तो ये कहता है कि जिंदगी में अगर आपको कुछ पाना है, आप सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ पा सकते हैं मेरे भाई, आप जो चाहे वो पा सकते हैं, बशर्ते आपको उसके लिए त्याग करने पड़ेंगे। त्याग मतलब क्या है? आपको उस ही के लिए जीना पड़ेगा। मुझे वो दिन याद आता है मेरे दोस्त, मैंने जब पहली बार 2016 में पढ़ाना स्टार्ट किया था, मेरी वो जो सैलरी मेरी डिसाइड थी 19,500, 10% करके 17,500 रुपये अकाउंट में गिरते थे। और मैं जब पहली बार हरियाणा हिसार गया था तो वो दिन याद आता है, तो उसमें ये था कि मेरे को एक पीजी में रहना था। जिस रूम में मैं अभी बैठा भी हूँ उसका भी 1/3 रूम होगा, और उस 1/3 रूम में भी मेरे भाई 2 लोग रह रहे थे। एक छोटा सा बेड पड़ा था, मेरा छोटा सा बेड इधर उनका पड़ा था भाई साहब का, एक पंखा बीच में हुआ करता था, दोनों को हवा लेनी होती थी। इस तरीके की जिंदगी थी मेरे भाई। उस दौरान पढ़ा भी रहे थे, सारी चीजें थी, संघर्ष का वक्त था वो। और संघर्ष के वक्त में एहसास ये हुआ कि संघर्ष सिर्फ आप अकेले करते हैं, अकेले। परिवार का साथ पूर्ण मिलता है आपको, लेकिन मेरे भाई अकेले करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि कोई आपके संघर्ष में आपका साथ देगा तो वो आपकी बेवकूफी होती है। जब आप कुछ नहीं होते तब दुनिया खड़ी रहती है मेरे भाई। जब आप बन जाते, जब आप कुछ नहीं होते तब कोई नहीं होता, जब बन जाते तब दुनिया मेरे भाई आपके साथ होती है। तो मेरा तो सिर्फ आपसे ये कहना है कि चाहे आप मेरे से पढ़ो या ना पढ़ो, जहां भी पढ़ो, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के तौर पर खुद को दोस्त बनाने की जरूर कोशिश करिएगा। क्योंकि एक व्यक्ति जब आप खुद को बनाते हैं, व्यक्ति से मेरा मतलब एक इंसान खुद को बनाते हैं, और टू बी प्रैक्टिकल, बजाय भावनाओं में बहने के आवेश में, ये इसमें मत कोई फैसला लीजिए, प्रैक्टिकल रहिए, खुद को बेहतर इंसान बनाइए। और देखिएगा, अगर आप अपने मिशन के लिए, अपने गोल के लिए सच्चे हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कोई भी मेरे भाई। ठीक है। मैं भाई 2016 से पढ़ाना स्टार्ट किया था, 3 महीने 6 महीने वहां पढ़ाया था, फिर अपने घर पे आ गए थे, आगरा ट्रांसफर करा लिया, फिर 9 महीने वहां पढ़ाया। तो भाई ये उसके बाद से 2017 से ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है। चलो अब आए आगे, स्मॉल हो गया, मीडियम। अब मीडियम पढ़ लो जल्दी से। राहुल कर, आपकी बातें बहुत इफेक्ट करती हैं भाई साहब, प्रैक्टिकल बातें बोलता हूँ इसलिए इफेक्ट करती हैं। जिंदगी में संघर्ष किया है और देखा है लाइफ में, तभी तो बोलता हूँ कि ये बेवकूफ है। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं रखा इनमें, तुम कुछ नहीं हो भाई साहब। ऐसी लाद देगी दुनिया कि चलो भैया निकल लो, पहली फुर्सत में है। जब कुछ बन जाओगे तो ढूंढ ढूंढ के सर्च कर करके फेसबुक पर रिक्वेस्ट आएंगी या फोन किया जाएगा, समझ रहे हो? चलो ये अपना क्लियर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम। अब आते हैं यहाँ पर मुद्दे की बात पे। चलो नेक्स्ट देखना ध्यान से, इसलिए कहता हूं ट्राई टू बी फोकस। ट्राई क्या, बिल्कुल फोकस होना है, बना लो खुद को। चलो अब आओ मुद्दे की बात पे। माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं? किनको हम लोग माइक्रो बोलते हैं? किनको माइक्रो बोलते हैं? ठीक है, माइक्रो ऐसी एंटरप्राइजेस जिन, अब देखो इसकी परिभाषा पहले अलग थी, अब इसकी परिभाषा 1 जुलाई 2020 से जो नई कर दी गई है वो क्या है? ये दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एक इन्वेस्टमेंट पे, एक इन्वेस्टमेंट पे, और दूसरा मेरे भाई, एक इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट है, और दूसरा मेरे भाई ये डिपेंडेंट है एनुअल टर्नओवर पे। एक इन्वेस्टमेंट पे और एक एनुअल टर्नओवर पे। चलो इन्वेस्टमेंट तो हमारे समझ में आ गया कि हम लोगों ने किसी का भी निर्माण किया। मतलब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अपनी चिरकुट कंपनी बनाई, तुम्हें पता है मेरी कंपनी का नाम क्या है? चिरकुट कंपनी, चिरकुट कंपनी लिमिटेड। ओके, सीसीएल, चिरकुट कंपनी लिमिटेड मेरे भाई। ओके, अब ये जो कंपनी है मेरी भाई, माइक्रो है या स्मॉल है कि मीडियम है? मैं कैसे बोलूं, कैसे बोलूं कि मेरी जो संस्था है माइक्रो है कि स्मॉल है कि मीडियम है? अब मैं कैसे कहूं कि ये माइक्रो है कि स्मॉल है कि ये मीडियम है? तो सरकार ने कहा कि दो चीजों में उसे फॉल करना पड़ेगा। एंड वर्ड लिखा हुआ है, या तो ये या तो ये नहीं मेरे भाई, दोनों इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर इतना होना चाहिए। ओके, टर्नओवर मतलब ये होता है कि जैसे मेरा एक वॉरियर बैच है, वॉरियर 8.0, वॉरियर 8.0 में ये 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई। ओके,
और इस बैच में अभी 2000 एडमिशन हो चुके हैं। एक की कीमत कितनी है? 1100 रुपए। तो 2000 की कितनी होगी? 11 दूनी 22 मेरे दोस्त। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये 22 लाख का मेरे दोस्त अभी तक इसमें एडमिशन हो गया। ये हाइपोथेटिकली मैं तुम्हें एक बता रहा हूं, ठीक है। इसमें मेरे भाइयों ने Y168 कोड लगाया और टोटल मिलाकर मेरे दोस्त इतने की सेल हो गई, और यहां पर 22 लाख का। अब इसमें आशीष गौतम को कितना मिल गया? फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं आशीष गौतम को इसमें से 20% मिल गया। 20% कितना है? 4,40,000। तो मेरे भाई आशीष गौतम का टोटल टर्नओवर कितना रहा? 22 लाख का। उसका प्रॉफिट कितना रहा? 4,40,000 का। तो टोटल टर्नओवर कितना है? टोटल टर्नओवर इट इज 22 लाख। मतलब टोटल सेल मतलब हो गया टर्नओवर। और प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, टर्नओवर की बात हो रही है। मतलब आपकी सेल एनुअल आप टोटल कितनी सेल कर रहे हैं उसकी यहां पर बात हो रही है, टर्नओवर। जैसे कि एक दुकानदार के पास आप गए, पूरे दिन में उसने टोटल सेल कितनी करी, वो उसका टर्नओवर है। वो उसका क्या है मेरे भाई? टर्नओवर है। एक सेब वाले के पास, एक दोस्त आम वाले के पास गए, वो 20 किलो आम लेकर आया, उसने 20 किलो आम बेच दिए। मानकर चलो 100 रुपए किलो से एक आम बेचा, तो 20 किलो कितने के हो गए भाई? 2000 रुपए के आम। तो वो उसकी टोटल सेल है। अब उसमें उसने 20 रुपए प्रॉफिट कमाए, 30 रुपए प्रॉफिट कमाया, ये सारी चीजें समझ में आया मेरे भाई? टोटल सेल बोलो, टोटल टर्नओवर बोलो, मात्र एक है। क्लियर हो गया ये? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना बताओ। ठीक है, अब जरा देखो माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन सी हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होती हैं जिनका टोटल एनुअल टर्नओवर, या जिनका टोटल, सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे इन्वेस्टमेंट, नॉट मोर देन 1 करोड़। नॉट मोर देन 1 करोड़। टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, ठीक है। 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं, नॉट मोर देन 1 करोड़। और एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़। नॉट मोर देन 5 करोड़। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक ऐसी संस्था माइक्रो कहलाएगी जिसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और उसका इन्वेस्टमेंट जब उसको बनाएगा, उसमें जो पूंजी लगाएगा वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट मोर देन 1 करोड़, नॉट मोर देन 5 करोड़। एक पांच, एक पांच, एक पांच, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, और टर्नओवर उसका 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो होती हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से तो ज्यादा, बट नॉट मोर देन 10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा नहीं मेरे भाई। 10 करोड़ से ज्यादा नहीं, नहीं मतलब 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो वो आपकी क्या है? स्मॉल एंटरप्राइजेज है। और एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन, नॉट मोर देन 50 करोड़। 50 करोड़। एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। मीडियम एंटरप्राइजेस वो जिनमें 10 करोड़ से ज्यादा का तो इन्वेस्टमेंट है, बट नॉट मोर देन 50 करोड़। 50 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन मेरे भाई अगर एनुअल टर्नओवर की बात करें तो 50 करोड़ से तो ज्यादा, बट नॉट मोर देन 250 करोड़। तो ये आपकी कहलाती हैं यहां पर एंटरप्राइजेस। ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। अब देखो, एक, 5, 10, 50, 5 गुना चल रहा है, और 50, 250। तो ये 5 टाइम्स चल रहा है, याद करने में दिक्कत नहीं होगी, एक लाइन याद कर लो। एक, 10, 50, उसका 5 गुना कर दो भाई। एक का 5 करोड़, 10 का 50 करोड़, 50 का 250 करोड़। समझ में आया? क्लियर हुआ ये? 250 से ऊपर वाले वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, उनके लिए पीएसएल नहीं बना। पीएसएल किन के लिए बना है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। पीएसएल किन के लिए बना है मेरे भाई? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। किसके लिए बना है? माइक्रो के लिए बना है, माइक्रो, ठीक है। स्मॉल के लिए बना है, और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बना है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस वो हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। स्मॉल वो है जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। और मीडियम एंटरप्राइजेस वो हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। समझ में आया ये पॉइंट? यहां तक क्लियर हुआ?
ग्रेटर देन बिग 50 करोड़ बिग एंटरप्राइजेस। हाँ, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा क्या मेरे भाई, वो बिग एंटरप्राइजेस, वो माइक्रो स्मॉल मीडियम में फॉल नहीं करेंगे। सर इस बैच के अलावा क्या क्या पढ़ू, सुबह 7 बजे का सेशन देखो इस बैच के अलावा। बाकी आज बैंक महापैक पे डबल वैलिडिटी आने वाली है, एक आध घंटे में मेरे भाई डबल वैलिडिटी आ जाएगी। इतना क्लियर है कि नहीं है ये बता दो मुझे। 2 मिनट का ब्रेक दे दो सर। 2 मिनट का ब्रेक, चलो ठीक है, ले लो 2 मिनट का ब्रेक। तब तक जितने नेचर्स कॉल है उन्हें डन कर लो मेरे भाई, ठीक है। और जो जितने भी पर्सनल कॉल हैं उनको भी डन कर लो। और 2 मिनट का ब्रेक है ये, ओनली 2 मिनट ब्रेक टाइम। अभी 4:13 पे हम लोग मिलते हैं, ठीक है। 4:13 नंबर सही नहीं है, 4:14 पे मिलते हैं, ओके। 4:14 पे, जब तक मैं भी पानी वानी पिया हूँ। चैट ऑन है, आपस में बतरा लेना, जोड़े मत बना लेना, काम की बात करना बस, ठीक है। नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा अगर नंबर वंबर बदल गए तो।
हेलो 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 हेलो। आगे बढ़े। चलो, ये हमारा माइक्रो क्लियर है, स्मॉल क्लियर है, मीडियम क्लियर है, इन पे बाद में आएंगे। ये धोखा है सब। देखो अदर्स का पार्ट ये है, अदर्स हम लोग अदर्स पढ़ेंगे, अदर्स का मतलब क्या है। ठीक है, वीकर सेक्शन पढ़ेंगे, ये भी सब पढ़ेंगे तरीके से। इस लिस्ट को कंप्लीट कराता हूं मैं, इसी लिस्ट से डायरेक्ट पढ़ाता हूं, ठीक है। ये पूरी की पूरी कंप्लीट लिस्ट आप लोगों को दिख रही है। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अब जरा कैटेगरी देखिए, यहां पर कैटेगरी कौन कौन सी है। डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक, अब कॉमर्शियल बैंक में कौन कौन से आते हैं आपके? पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक मेरे भाई, ठीक है, और फॉरेन बैंक वो जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा हैं। ठीक है, फॉरेन बैंक वो जिनकी ब्रांचेस 20 से मेरे भाई ज्यादा है। समझ में आ रहा है? फॉरेन बैंक विद मोर देन 20 ब्रांचेस। और मेरे दोस्त, चलो छोड़ो, ये घबरा रहे हो तुम लोग, इसे देख के रुक जाओ। सबसे पहले आते हैं हम लोग शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक पे। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में भी अपने आ गए पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक एक करके पढ़ते हैं। फॉरेन बैंक विद मोर देन 20 ब्रांचेस। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में ये हम लोगों ने पहली कैटेगरी पढ़ी, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक विद मोर देन 20 ब्रांचेस। वो बैंक जिनकी, जो कि सरकारी हैं, जो कि निजी हैं, और वो विदेशी बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा हैं। इनके लिए क्या रूल है? इनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्या रूल है, किसी को आइडिया है? दोस्तों एक मिनट होल्ड कर रहा हूं, एक मिनट रुकना जरा, ठीक है, एक मिनट होल्ड कर रहा हूं, बस एक मिनट। तब तक मैं ये वाली स्लाइड ओपन कर देना, उसको रीड कर लो, एक मिनट, एक सेकंड। इसमें सिर्फ ये पढ़ना, पहला वाला कॉलम पढ़ना, सिर्फ ये वाला, इसके अलावा दूसरा कॉलम मत पढ़ना।
थोड़ा बहुत भेजे में गया कि नहीं गया ये बताओ, थोड़ा बहुत भेजे में गया। एएनबीसी की फुल फॉर्म अभी रुक जाओ, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, नहीं गया ना, चलो ठीक है, अच्छा नहीं गया। चलो अब आते हैं यहां पर, समझते हैं इसको पूरा। सबसे पहले मैं हेडिंग डलवाई है तुम्हें, कॉमर्शियल बैंक, डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। और डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में पहला स्टेप बताइए मुझे कौन कौन से बैंक है। डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में कौन कौन से बैंक हैं, अभी जो मैंने बताए पहले, कौन कौन से बैंक मैंने जो बताए वो कौन कौन से डोमेस्टिक शेड्यूल्ड भाई। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, और फॉरेन बैंक। वो फॉरेन बैंक भी वो जिसकी ब्रांचेस मोर देन कितनी है, फॉरेन ब्रांचेस विद मोर देन 20 ब्रांचेस, देन 20 ब्रांचेस। ओके क्लियर है। अब इनके लिए जो टारगेट है प्रायोरिटी सेक्टर का, इट इज 40%। दूसरा स्टेप मेरे भाई, डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में कौन से बैंक आ गए अपने, जो अभी हम लोगों ने 3 कैटेगरी पढ़ी, पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक, निजी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक विद मोर देन 20 ब्रांचेस। वो फॉरेन बैंक, वो विदेशी बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा हैं। इनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर में कितना देना है, टोटल मिलाकर 40%। इनको लिए जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है, लैंडिंग टारगेट है, वो कितना है। इन तीनों बैंक के लिए, इन तीनों कैटेगरी के बैंक के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट है वो कितना है सर, 40%, 40%। कितना मेरे भाई, 40%। इट इज फिक्स्ड, ये 40% मेरे भाई क्या है, ये फिक्स्ड है। अब इसको जरा तोड़ते हैं और तरीके से। इसमें भी बोला गया है कि भाई टोटल मिलाकर तो प्रायोरिटी सेक्टर कितने हैं सर, 8 हैं। टोटल मिलाकर 8 प्रायोरिटी सेक्टर में इतना देना है। इसको भी बाइफरकेट कर दिया, बोला कि फार्मर के लिए, जो फार्मर है उसके लिए कितना है, 18%। आउट ऑफ 40 18% सिर्फ फिक्स कर दिया फार्मर के लिए। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए कितना है, माइक्रो एंटरप्राइज, सर माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5% फिक्स है भाई, ये 7.5%। एडवांसेस टू वीकर सेक्शन, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन कितना है सर, 12%। कितना मेरे भाई, 12%। तो 18 और 12 30 और 7 37.5, और बाकी जो बचा वो ऑल पीएसएल कैटेगरी, भाई 8 की 8 है, ऑल पीएसएल कैटेगरी वो बचा 2.5%। समझ में आए। मतलब डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के लिए क्या कहा गया है कि डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, जिसमें कि सरकारी बैंक, जिसमें कि निजी बैंक, जिसमें कि वो फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा हैं, उनके लिए जो लैंडिंग टारगेट है इट इज 40%। ये 40% का लैंडिंग टारगेट है। और 40% में जो 8 इनको देना 8 सेक्टर में, उसमें भी बाइफरकेट कर दिया, बोल दिया कि फार्मर के लिए कितना है, फार्मर के लिए 18%, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए कितना है 7.5%, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन कितना है 12%, 12%। एग्जाम में आता है कि नॉलेज पर्पस के लिए पढ़ा रहे हैं, आता है एग्जाम में। ऑल पीएसएल कैटेगरी कितना है 2.5%। ऑल कैटेगरी मेरे भाई पीएसएल कैटेगरी 2.5%। अब समझने की जरूरत है इसको और आगे डिटेल में। इसमें भी इन्होंने एक चीज बोली है कि जो ये आप फार्मर को दे रहे हैं 18%, इस 18% में से भी, आउट ऑफ दिस 18% बोला है, 18% में से भी जो 10% होगा आउट ऑफ 18%, 10% जो होगा ये जाएगा टू मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, टू मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। माइक्रो एंटरप्राइजेस मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम में माइक्रो, सिर्फ माइक्रो स्मॉल मीडियम में सिर्फ माइक्रो। ओके। एडवांसेस टू वीकर सेक्शन मतलब बेटा मैं अभी पढ़ाऊंगा, ये देखो, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन मतलब अभी मैं पढ़ाऊंगा, ये रहा वीकर सेक्शन, ये पढ़ाऊंगा वीकर सेक्शन। रुक जाओ अभी तनिक, अभी सिर्फ इसको फूफा समझ के पढ़ लो कि हाँ अभी के लिए फूफा जी हैं, बाद में समझेंगे कैसे रिश्तेदार बने हमारे। ओके अभी के लिए सिर्फ रीड कर लो इसे।
मतलब क्या है कि टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक, जितने भी सरकारी बैंक हैं, जितने भी निजी बैंक हैं, ऐसे बैंक, फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा हैं, उनको टोटल पीएसएल में कितना देना है? उनको टोटल पीएसएल में मेरे भाई कितना देना है बताइए फटाफट से। उनको टोटल पीएसएल में कितना देना है? तो आंसर बनता है सर 40%। उनको टोटल पीएसएल में कितना देना है? 40%। और ये 40% किन को जाएगा? 8 सेक्टर को, जो प्रायोरिटी सेक्टर है। उसमें भी बोला है कि फार्मर के लिए कितना है? फार्मर के लिए 18% है, 40 में से 18%। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 40 में से 7.5%। ठीक है। एडवांसेस टू वीकर सेक्शन कितना हो जाएगा? 40 में से, 40 में 40 का नहीं मेरे दोस्त, ये 12%। ओके। ऑल पीएसएल कैटेगरी 2.5%। तो टोटल मिलाकर ये कितना हो गया मेरे भाई? टोटल मिलाकर ये कितना है? 40%। टोटल मिलाकर ये कितना है? 40%। ठीक है। ऑल पीएसएल मतलब यार बाकी के टोटल मिलाकर था नहीं, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, टोटल ये 8 कैटेगरी में 2.5%। मतलब ये मिनिमम है यार, मिनिमम इतना तो मिनिमम देना ही है। और इस मिनिमम के अलावा भी 2.5% बचा, वो भी पीएसएल में जाएगा टोटल मिलाकर। और इसमें से भी बोल दिया कि 18% में से, आउट ऑफ 18% बोल दिया, 10% जाएगा मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए। बेटा निशु और बेटा नेहा, तुम दोनों एक काम करो बेटा, रोटियां थापो बैठ के, घर पे बैठ के। तुम रहने तो पढ़ाई वढ़ाई मत करो, रोटियां थापो। कि ये बोरिंग है, कि वो बोरिंग है, कि ये है, कि वो है, बेटा जाओ। वो गवर्नमेंट जॉब बढ़िया है, उसमें रिसेशन भी नहीं आने वाला। यहां मैं मोटिवेट करने में लगा रहता हूं, ये आके दो बीच में आके फालतू की बातें करेंगी। ए बहन सुनना, ये वाला टॉपिक तेरे समझ में आया? ए बहन मेरे नहीं आया। बहन तेरे समझ में आया? नहीं बहन मेरे भी नहीं आया। चल बहन दोनों मिलके समझते हैं। चुपचाप से पढ़ लो, दिमाग ना खराब करो, ठीक है। हे प्रभु मेरी बात को मत सुनना, इन दोनों को बैंक पीओ बना देना, बैंक क्लर्क बना देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल और स्मॉल फार्मर, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर पे आते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर। ठीक है। मार्जिनल और स्मॉल फार्मर मेरे दोस्त। ठीक है। तो मार्जिनल स्मॉल फार्मर के लिए कितना कर दिया? 18% कर दिया है। ठीक है। 18% में से 10% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए कर दिया इन लोगों ने। क्लियर है दोस्त इतना यहां तक? लेकिन इसके लिए कंडीशन यहां लगा दी कि ये जो 10% है, इनको हर साल, मतलब ये नहीं कि जैसे फाइनेंशियल ईयर अभी कौन सा चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है ये अभी? 21-22 चल रहा है भाई, 21-22 चल रहा है। तो क्या 21-22 में भी 10% देना? नहीं, ये फेज्ड मैनर में देना है। फेज मैनर कैसा है जरा सुनिएगा। 18% का 10% यानी 1.8%, या पूरा 10%? बेटा पूरा 10%। 18 में से 10 एक हो गया, 8 एक हो गया, ये है। 40 में से 18 मतलब ये हो गया कि आउट ऑफ 40, मतलब 18 माइनस कर दो, फिर 22 बचा। तभी तो टोटल मिलाकर ये 40 बैठा था। तभी तो टोटल मिलाकर ये 40 बैठा था। अगर इसका परसेंटेज 18% निकालते 40 कैसे बैठ जाता? अब जरा समझो, मार्जिनल स्मॉल फार्मर को कितना देना? 10% देना है। तो जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर को 10% देना, वो कैसे देना? फेज्ड मैनर में। फेज मैनर में मतलब कि इनके लिए जो लिमिट होगी, तो यार 20-21 में कितनी थी? 8%। 21-22 इस वाले फाइनेंशियल ईयर में कितनी? 9%। अगले फाइनेंशियल ईयर में कितनी हो जाएगी? 9.5%। और फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितनी हो जाएगी? 10%। यानी कि 23-24 से फिर 10% हर बार मार्जिनल स्मॉल फार्मर को 10%, 10%, 10% जाएगा। ये रिपोर्ट का कहां से पता चला? बेटा आरबीआई का सर्कुलर आया, आरबीआई ने तो बोला कि पीएसएल क्या इंपॉर्टेंट रोल है विच इज गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बैंक। मतलब ये कहने का ये है कि देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये एसबीआई है, ठीक है। एसबीआई ने यहां डिसाइड किया कि वो जो टोटल लोन देगा, टोटल लोन दे रहा वो 100 करोड़ का।
अब इसमें से पीएसएल में कितना दिया गया? प्रायोरिटी सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर में जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होगी वो कितनी होगी? इसका 40%, यानी कि 40 करोड़। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? ये मैंडेटरी है ना, इतना परसेंट है, 40%, 40 करोड़। अब इसमें से आउट ऑफ 40 में से 40% में से 18% किसके लिए रख दिया? फार्मर के लिए, यानी कि 18 करोड़। भाई फार्मर के लिए रख दिया 18 करोड़। ये फेजेस फिक्स है? हाँ जी फेजेस फिक्स है। ये 18 करोड़ यहां तक क्लियर है? ये भाई ये वाला एग्जांपल जो बता रहा हूं, एग्जांपल यहां तक क्लियर है? एग्जांपल से समझो, एसबीआई है, इसने टोटल जो लोन डिसाइड किया है वो 100 करोड़ रुपए का इस साल लोन देगा। आउट ऑफ 100 करोड़ प्रायोरिटी सेक्टर में जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करेगा वो 40% करेगा। 40% यानी कि 40 करोड़ करेगा। 40 करोड़ में से 18% तो किसके लिए चला जाएगा भाई? 40% में से 18% चला जाएगा फार्मर के लिए, तो मानी यानी कि 18 करोड़। भाई 40% में से, अच्छा इन टोटल, हाँ जी 40% में से, ना कि 40% का 18% निकालना। समझ में आया? 18 करोड़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां तक? आउट ऑफ 40 करोड़ परसेंट। अब तो क्लियर होगा यार, अब तो एग्जांपल से समझा रहा हूं। अब फेज पे आते हैं। अब इस 18 करोड़ में से, इस 18 करोड़ यानी कि 18% में से 10% किसके लिए? फार्मर के लिए। कौन से फार्मर के लिए सर? वो जो कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है, जो कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है, जो कि छोटे किसान है। ठीक है। अब 10% मतलब 18 में से 10% यानी कि 10 करोड़ किनको जाएगा? 10 करोड़ ये जाएगा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को, स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर को। ठीक है। अभी इस साल जो लिमिट थी ये कितनी है? 9%। 9%, तो इस साल के लिए मेरे भाई ये कितना जाएगा? बजाय 10 करोड़ के 9 करोड़। भाई 18% में से 9% हो गया, 9 करोड़ स्मॉल मार्जिन फार्मर के लिए, 9% बाकी किसी भी फार्मर को दो, बाकी बड़े फार्मर को दो। समझ रहे हो मेरे भाई? उससे बड़े फार्मर को दो जिनके पास और बड़ी भूमि है मेरे भाई, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर है। ये अब समझ में नहीं आया तो अब तो मेरे भाई तुम लोगों को, तुम्हारी मैथ वीक है इसका मतलब। ये पहले से लिमिट सेट है, ये सारी लिमिट सेट है मेरे भाई, पहले से लिमिट सेट है। 40 करोड़ का 18%, 40 करोड़ में से 18%। ये पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 40% अलग है, इसको अपने टोटल लोन का। प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए 40% अलग है। फॉरेन बैंक विद मोर देन 20 ब्रांचेस मेरे भाई, ये 40% इनके लिए अलग है। समझ में आ गया? एक मिनट और तसल्ली से रीड कर लो। क्लियर है भाई? डिफरेंट परसेंटेज फॉर डिफरेंट ईयर, हाँ सिर्फ फेज मैनर में। ये 10% का टारगेट है कि 10% का लोन इन तक पहुंचाना है 18% में से। लेकिन इस साल से नहीं, इस साल के लिए क्या था जो अभी निकल के गया 8%। अभी जो अभी ये वर्तमान में 21-22 से 9%, अगली साल से 9.5% हो जाएगा। 10% में से मेरे भाई मतलब 18% में से 9.5 हो जाएगा, बचा बाकी का 8.5 किसी भी फार्मर को दो। और 18 में से मेरे भाई 10 हो जाएगा, फिर 8 बाकी किसी को भी दो। करंटली 9 है। अच्छा वो धीरे धीरे 10% तक पहुंचेंगे, हाँ जी अनुभव पाठक जी। चलिए समझ गए अब हैं। हमारी नेहा दीदी समझी कि नहीं समझी? दीदी, अरे ओ दीदी, वेस्ट बंगाल में बड़ा चला था, ओ दीदी। अरे भैया दीदी सुन लई ना सुनी? आएगा वो समझ में? 24 के बाद 10 ही होगा। मैं ये पढ़ चुकी हूँ 6.0 में। अच्छा, अच्छा तुम सब पुराने चावल हो। चलो अब क्लियर है यहां तक? अब देखो, इस टोटल लोन अमाउंट को हम बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट।
इसी को बोलते हैं हम लोग एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, ANBC, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, क्लियर है ये? वो 40 में से 10 है ना, हाँ जी भैया, वो 40 में से 10 है। 40 में से 18 बोलो, 40 में से 10 बोलो, बात एक ही है मेरे भाई। 40 में से 7.5 बोलो, 40 में से 12% बोलो, 40 में से 2.5% बोलो, बात एक ही है। क्लियर हो गया? अब गॉट इट। ANBC प्री डिसाइडेड होता है, प्री कैलकुलेटेड होता है। चलो, अब एक और इसी में अभी देखो, ये हम लोगों ने, अच्छा किस केस में, अभी फार्मर के केस में ही तो सिर्फ ये आया फेज मैनर। मतलब जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर हैं, इन्हीं के लिए तो फेज्ड मैनर लागू हुआ है कि 10% एक बार में नहीं करना, फेजेस में करना है। मेरे भाई वीकर सेक्शन के लिए भी फेज मैनर ही है, ये 12% इस साल से लागू नहीं है। ये जो वीकर सेक्शन है इसके लिए भी फेज्ड मैनर है। क्या है वो फेज मैनर, जरा वो समझना, यहां पर लिखता हूं इनके लिए। वीकर सेक्शन के लिए ये है मेरे भाई फेज मैनर। ANBC मतलब तो 100 करोड़ लिख दिया मैंने एग्जांपल के तौर पर, 200 करोड़ हो सकता है, अलग अलग बैंक का अलग अलग होगा ना, 300 करोड़ 400 करोड़, वो खुद में परसेंटेज 100% होगा। चालीस परसेंट का ये, ठीक है, 40% में से है, 40% का नहीं, 40% में से। 2024 के बाद क्या रहेगा, तब सर्कुलर नया आ जाएगा, तब सर्कुलर से पढ़ेंगे। ये है कि जो वीकर सेक्शन को 12% देना नहीं, देखो ये वीकर सेक्शन के लिए कितना निर्धारित है, 12% निर्धारित है वीकर सेक्शन के लिए। ये भी कैसे होगा, फेज्ड मैनर में। कैसे रहेगा फेज्ड मैनर में मेरे भाई? अरे भैया तन्वी जी, वो तो उतना ही रहेगा। आरबीआई फिर दोबारा लाएगा मेरे भाई, अब ये हौले हौले बढ़ेगा। हाँ जी, 10% इस साल से कितना है ये, 11%, फिर अगले साल कितना हो जाएगा, 22-23 में 11.5%, 23-24 में कितना हो जाएगा, 12%। क्लियर है ये? अब देखो, एक मैं तुम्हें दिखाता हूं टेबल, इस टेबल को देखना है, प्राइमरी, अरे ये नहीं, ये रहा फेज्ड मैनर। ये वीकर सेक्शन के लिए कितना है, 12%, और स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए कितना है, 10%। लेकिन 10% कब से है ये, 23-24 से। 12% कब से, 23-24 से, उससे पहले फेज मैनर में चल रहा है। अभी मेरी क्लास है ना 5 बजे से यूट्यूब पे, आज स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ाऊंगा मैं, राज्य सरकारों की योजना है। ओके, आज के लिए इतना ही रखें मेरे भाई, इसे रीड करना, नेक्स्ट क्लास में इसमें और पढ़ेंगे स्टैंडर्ड। फेज मैनर मतलब ये, जैसे कि तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें बोला कि हम तुम्हारी सैलरी ना 1 लाख रुपए कर देते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए ऐसे नहीं करेंगे, फेज मैनर में करेंगे। कैसे कि अभी 3 महीने में 20,000 बढ़ाएंगे, फिर 3 महीने में 20,000 बढ़ाएंगे, फिर 3 महीने में 20,000 बढ़ाएंगे, फिर 3 महीने में मेरे भाई आपका 40,000 बढ़ाएंगे। ओके,
क्लियर है? इस टॉपिक को पढ़ना, मैंने सारी स्लाइड इसलिए शो कर दी है कि तुम्हारे पास उसमें आ जाएंगी पीडीएफ बन के, तो तुम आराम से इन पूरे कंटेंट को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो इसी कंटेंट को रिवाइज करेंगे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अपने डाउट तुम, मुझे नहीं लगता एक बार और सेशन को देख लोगे रिकॉर्डेड तो तुम्हें कोई डाउट रहने वाला, बट फिर भी कोशिश करना एक बार सेशन को दोबारा से देखने की, कोई डाउट मन में रहना नहीं चाहिए। ठीक है सर? कब तक आएगा बैंक महापैक की डबल वैलिडिटी? हार्डली आधा घंटे में, हाफ एन आवर में आएगा। Y168 कोड लगा लेना, 78% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तुम्हारे भाई का कोड है। चलो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे दोस्तों।